नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वेनेसा लिली के एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास द बोन थीफ के बारे में। जी हाँ, ये एक रहस्य थ्रिलर है, लेकिन इसमें परतें कई हैं। बिल्कुल। पहली नज़र में लगता है कि ये एक क्राइम कहानी है, पर जैसा आपने कहा, बात उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। हाँ, हमारे पास इस किताब से जुड़े कुछ अंश हैं, मतलब जिनसे इसकी कहानी, किरदारों और खासकर जो संजीदा मुद्दे हैं, उन पर रोशनी पड़ती हैं। जैसे कि मूल निवासी, न्याय और वो इतिहास के अनसुलझे संघर्ष, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस उपन्यास के रहस्य को समझें, किरदारों के सफर को देखें और वो बड़े सवाल खोजें जो ये कहानी उठाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक माहौल बना देती है। एक अमेरिकी छोटा शहर, शांत से दिखने वाला। हाँ, और वहाँ एक पुरातात्विक खुदाई स्थल है। वहीं से अचानक कुछ पुरानी मानव अस्थियां चोरी हो जाती हैं और लगभग उसी वक्त एक स्थानीय मूल अमेरिकी लड़की नाओमी वो लापता हो जाती है। हाँ, दो घटनाएं एक साथ। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? यही तो सवाल है। इन घटनाओं को थोड़ा और करीब से देखें। ये शहर है, पास में शायद कोई कैंप चल रहा है गर्मियों का। जी, वहीं वो खुदाई हो रही थी। और सोचिए, सुबह होने से ठीक पहले अंधेरे में कोई आता है और वो कंकाल के अवशेष चुरा ले जाता है। ये कोई मामूली चोरी नहीं लगती। ये प्राचीन अवशेष हैं। इनका अपना एक वजन है, सांस्कृतिक भी, ऐतिहासिक भी। और यहीं पर कहानी का दूसरा सिरा जुड़ता है ना। उसी सुबह पता चलता है कि वो लड़की नोमी, हाँ, नोमी, जो वहीं की नेटिव अमेरिकन है, वो घर से गायब है। और पुलिस, उनका क्या रवैया है? पुलिस का रवैया तो मतलब जैसा अक्सर होता है ऐसे मामलों में काफी ढीला है। वो मानकर चल रहे हैं कि बस घर से भाग गई होगी, ज्यादा गंभीरता नहीं दिखा रहे। अच्छा, और यहीं एंट्री होती है सिड वॉकर की। सही। बिल्कुल, सिड वॉकर। उनके बारे में बताइए ना थोड़ा, वो क्यों अहम है इस कहानी में? हाँ, तो सिड वॉकर कहानी के मुख्य किरदार हैं। वो खुद चेरोकी मूल की हैं और पेशे से पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ रिसर्चर नहीं है। वो अमेरिका के ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स यानी BIA के लिए काम करती हैं। BIA, ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स, ये तो महत्वपूर्ण एजेंसी है। जी हाँ, ये सरकारी एजेंसी खास तौर पर अमेरिका के मूल निवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी जमीनों और मामलों को देखती है। और सिड को खास तौर पर इन अस्थियों की चोरी की जांच के लिए ही बुलाया गया है। तो BIA का शामिल होना ही अपने आप में ये बताता है कि मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, ये सीधे तौर पर मूल निवासी समुदाय से जुड़ा है। बिल्कुल सही। BIA की भूमिका इसे तुरंत एक आम अपराध से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। उनका काम ही नेटिव अमेरिकन समुदायों के हितों की रक्षा करना है। हाँ। तो जब BIA की एजेंट आती है तो एक तरह से संकेत है कि ये जो हड्डियां चोरी हुई हैं, ये शायद किसी मूल निवासी समुदाय के पूर्वजों की हो सकती हैं। अच्छा। और मामला फिर वो नैग्ब्रा जैसे कानूनों के तहत आ सकता है, नेटिव अमेरिकन ग्रेव्स प्रोटेक्शन एंड रिपैट्रिएशन एक्ट, जो ऐसे अवशेषों की सुरक्षा और वापसी से जुड़े हैं। तो जांच को एक शुरुआत से ही एक खास दिशा मिल जाती है, एक संवेदनशीलता। जी, और सिड, उन्हें आते ही शक होता है कि ये दोनों मामले जुड़े हैं, अस्थियों की चोरी और नौमी का गायब होना। हाँ, उन्हें लगता है ये महज संयोग नहीं हो सकता। पुलिस की घर से भागी लड़की वाली थ्योरी उन्हें क्यों नहीं जमती? शायद उन्हें पुलिस के रवैये में वही पूर्वाग्रह दिखता है जिसका सामना अक्सर मूल निवासी समुदाय करते हैं। मतलब उनकी चिंताओं को नजरअंदाज करना, खासकर लापता महिलाओं और लड़कियों के मामलों में। उन्हें लगता है कि नाओमी के गायब होने के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है, जो शायद उन चोरी हुई अस्थियों से भी जुड़ी हो। उनका अनुभव या शायद उनकी अपनी पृष्ठभूमि उन्हें ये बताती है। हाँ, कि सतह के नीचे और भी बहुत कुछ चल रहा है। तो यहाँ से जांच सिर्फ एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती है, ये तो इतिहास की पर्दे खोलने जैसा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और यही कहानी वाकई दिलचस्प मोड़ लेती है। सिड जैसे जैसे सबूत जुटाती है, लोगों से बात करती है, उसे एहसास होता है कि इन हालिया घटनाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ आज के अपराध नहीं हैं। ये सदियों से चले आ रहे जमीन के झगड़ों, विरासत पर कब्जे की लड़ाइयों, पीढ़ियों से चले आ रहे उत्पीड़न और सत्ता के उन संघर्षों का नतीजा है जिन्होंने इस इलाके के इतिहास को बनाया है। बाप रे! तो उस शांत दिखने वाले शहर के नीचे इतने अनसुलझे झगड़े दबे हुए हैं। हाँ, कई अनकहे अनसुलझे राज। और इसमें वो फाउंडर सोसाइटी का भी जिक्र आता है ना। ये कौन लोग हैं, इनका क्या रोल है? फाउंडर सोसाइटी, हाँ, ये कहानी में एक अहम मोड़ है। ये शहर के उन पुराने ताकतवर परिवारों का एक खास मतलब एलीट क्लब है। अच्छा। हाँ, जिनके पूर्वजों ने शहर बसाया था, ऐसा कुछ? शहर की जमीनों, संसाधनों
यहाँ तक कि इतिहास कैसे बताया जाए इस पर भी इनका काफी दबदबा है। और जैसे जैसे सिड की जांच आगे बढ़ती है, इस सोसाइटी से जुड़े पारिवारिक राज, पुराने जमीनी सौदों में हुई गड़बड़ियां, छुपी हुई दुश्मनियां, ये सब सामने आने लगता है। तो ऐसा लगता है कि ये क्लब अपने रुतबे और शायद कुछ काले रहस्यों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, किसी भी हद तक जा सकता है। तो सिड एक तरह से दो मोर्चों पर लड़ रही है। एक तो आज का अपराध सुलझाना है, और दूसरा अतीत के उन भूतों से निपटना है जो आज भी जिंदा है और परेशान कर रहे हैं। उसे धीरे धीरे उन अस्थियों के बारे में सच पता चलता होगा कि वो किसकी थीं, उनका क्या महत्व था। हाँ, उनका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व उस मूल निवासी समुदाय के लिए जिनसे वो जुड़ी थीं। उसे उस समुदाय की पीड़ा का एहसास होता है जिनके पूर्वजों के अवशेषों को इस तरह अपमानित किया गया। तो इस सच को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल, जो इस सच को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते हैं, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और इसमें खतरा भी है, जाहिर है। हाँ, क्योंकि वो ऐसे लोगों से टकरा रही है जिनके पास पैसा है, पहुंच है। और शायद हिंसा का इस्तेमाल करने की ताकत भी। मुझे ये बात खास तौर पर सोचने पर मजबूर कर रही है कि अस्थियों की चोरी को सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, जब किसी समुदाय के पूर्वजों के अवशेषों को चुराया जाता है या बेचा जाता है, हाँ, तो ये सिर्फ हड्डियों की चोरी नहीं है। ये उस समुदाय के इतिहास पर, उनकी पहचान पर, उनकी आध्यात्मिकता पर हमला है। अच्छा, ये दिखाता है कि कैसे इतिहास में और आज भी मूल निवासी संस्कृतियों को, यहाँ तक कि उनके शरीरों को भी चीजों की तरह देखा गया, कमोडिटीज की तरह, जिन्हें खरीदा बेचा जा सके या नुमाइश में लगाया जा सके। हाँ, या अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो ये चोरी उस गहरे ऐतिहासिक अन्याय और सांस्कृतिक मिटाने मतलब कल्चरल इरेजर की कोशिशों का प्रतीक बन जाती है, जिसका सामना इन समुदायों ने लंबे समय तक किया है। जी हाँ, ये सवाल उठाता है कि हम अपने अतीत का और एक दूसरे की विरासत का सम्मान कैसे करते हैं। तो कहानी हमें सिर्फ ये नहीं पूछती कि किसने किया, बल्कि ये भी पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है। बिल्कुल सही। कहानी सतह से आगे बढ़कर गहरे सवालों तक जाती है, जैसे जमीन और विरासत का संघर्ष। उपन्यास दिखाता है कि इतिहास कभी मरता नहीं है। जमीन के पुराने झगड़े, अन्याय, उनका असर आज भी लोगों के रिश्तों में, उनके डर में, उनके बदले की भावना में जिंदा रहता है। अतीत एक बोझ की तरह है जिसे कुछ लोग ढो रहे हैं और कुछ लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। और फिर वो सवाल आता है, इतिहास लिखता कौन है, किसकी कहानी सुनाई जाती है और किसकी दबाती जाती है। हाँ, ये उपन्यास इस सवाल को भी बिल्कुल केंद्र में लाता है। पारंपरिक इतिहास अक्सर कौन लिखता है? विजेता या ताकतवर लोग, है ना? हाँ, अक्सर तो यही होता है। और इसमें उन लोगों की आवाजें, उनके अनुभव, उनका सच, वो अक्सर दबा दिए जाते हैं जो हाशिए पर हैं। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे आधिकारिक इतिहास अधूरा या झूठा भी हो सकता है। बिल्कुल, सिड की जांच एक तरह से उस दबे हुए इतिहास को खोद निकालने की कोशिश है। ये इस बात पर जोर देती है कि न्याय पाने के लिए कभी-कभी इतिहास को उन लोगों के नजरिए से फिर से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जिनकी कहानियों को मिटाने की कोशिश की गई। सही कहा। न्याय सिर्फ कानूनी नहीं होता, वो ऐतिहासिक भी होता है, नैरेटिव भी होता है। तो सिड का अपना सफर भी बदल जाता है इस दौरान। वो सिर्फ एक बाहरी जांचकर्ता नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे वो इस मामले की तह तक जाती है, ये उसके लिए सिर्फ एक केस नहीं रह जाता। तो क्या बन जाता है? ये उसकी अपनी पहचान से, अपनी चिरों की जड़ों से जुड़ने का सफर बन जाता है। उसे अपने समुदाय के इतिहास, उनके संघर्षों, उनकी सहन शक्ति का और गहरा एहसास होता है। अच्छा, उसे चुनना पड़ता है, क्या वो सिर्फ अपनी नौकरी करेगी या अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सच और न्याय के लिए लड़ेगी, भले ही रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। और उसे समझ आता है कि न्याय आसानी से नहीं मिलता। नहीं, उसे छीनना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, खासकर जब आप ताकतवर ताकतों के खिलाफ खड़े हों। ये उसके लिए एक तरह से आत्मखोज और अपने लोगों के लिए खड़े होने की कहानी बन जाती है। ये तो सुनने में वाकई एक बहुत ही परतदार कहानी लग रही है। एक तरफ थ्रिलर का रोमांस है, रहस्य है, खतरा है, और दूसरी तरफ इतने गंभीर सामाजिक और ऐतिहासिक मुद्दे। हाँ, यही इस उपन्यास की खूबसूरती है, मुझे लगता है। वैनेसा लिली ने एक मनोरंजक थ्रिलर के ढांचे में बहुत ही संजीदा और जरूरी मुद्दों को बड़ी खूबसूरती से बुना है। ये आपको बांधे भी रखती है और सोचने पर भी मजबूर करती है। हाँ, बिल्कुल,
ये दिखाती है कि कैसे समाज में या एक ही इंसान के अंदर भी गहरी अच्छाई और भयानक बुराई, महान सहानुभूति और क्रूर अन्याय साथ साथ रह सकते हैं। कहानी हमें एक तरह से आईना दिखाती है। हाँ, कि हम जिन जगहों को शांत और सामान्य समझते हैं, उनके नीचे अक्सर गहरे राज और अनसुलझे दर्द दबे हो सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो द बोन थीफ सिर्फ हड्डियों के चोर को पकड़ने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं आगे जाती है। हाँ, निश्चित रूप से ये कहानी है ऐतिहासिक अन्याय के लंबे साए के बारे में, सच को सामने लाने की मुश्किल और खतरनाक लड़ाई के बारे में, और इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में कि हमारे समाज में किसकी कहानियों को आवाज मिलती है और किसकी कहानियों को खामोश कर दिया जाता है। ये सत्ता की, स्मृति की और न्याय की कहानी है। ये उन अनकही कहानियों को सुनने और समझने की जरूरत पर जोर देती है जो अक्सर हमारे आसपास ही होती हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते या शायद देखना नहीं चाहते। बिल्कुल। और अंत में, जैसा कि वो स्रोत भी इशारा करते हैं, ये उपन्यास शायद हमें ये याद दिलाता है कि अच्छाई और बुराई अक्सर कितनी करीब होते हैं। और अन्याय के छुपे हुए इतिहास को उजागर करना सिर्फ किरदारों का काम नहीं, बल्कि शायद हम सबकी जिम्मेदारी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि हमारे अपने आसपास के इतिहास में ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो अनकही रह गई हैं, किन आवाजों को सुना जाना अभी बाकी है। शायद यही सवाल ये किताब हमारे लिए छोड़ जाती है।